Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एटीट्यूड्स किस तरह फॉर्म होते हैं और किस तरह से उनको चेंज किया जा सकता है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एटीट्यूड की फॉर्मेशन में और उनके चेंज में जो है हेल्प आउट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि एटीट्यूड्स के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियर। आज हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट एटीट्यूड्स को हम किस तरह से मैयर कर सकते हैं या उनकी असेसमेंट जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी इंसान का या किसी इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है या रवैया है या जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है उसको हमने मैयर कैसे करना है। तो जो सबसे बेस्ट चीज़ जो असेसमेंट या मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड में इस्तेमाल होती है, इसको हम असेसमेंट को हम मेजरमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है रेटिंग स्केल्स। अब हम ये बात करते हैं कि रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं। रेटिंग स्केल्स साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो रेटिंग स्केल्स ऐसे टूल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि किसी भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को या किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको रेटिंग स्केल कहा जाता है। इनके अंदर डिफरेंट किस्म के आइटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, क्वेश्चंस की सूरत में या स्टेटमेंट्स की सूरत में, कि जिसके बारे में या तो क्वेश्चन का आंसर करना होता है रिस्पोंडेंट ने, जिसका एटीट्यूड हम मेजर कर रहे हैं, या स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं जिसके उसने आंसर्स देने होते हैं। तो इस तरीके से, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होती है, यानी बहुत से लोगों के ऊपर उन आइटम्स को पहले अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके और उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है कि क्या वाकई वो उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए उनको बनाया गया है। तो ये रेटिंग स्केल जो है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं साइकोलॉजी में, असेसमेंट के लिए, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए। फिर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उसकी बेस पे जो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए भी रेटिंग स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर इंडिविजुअल के सिम्टम्स या उसके बिहेवियर में जो प्रोग्रेस होती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद क्या है कि इसमें क्या कहा जाता है रिस्पोंडेंट को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को रेट करें, और हर जो आइटम है उसको या उसका हर जो रिस्पॉन्स है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो यस या नो कह रहा है तो यस की एक वैल्यू सपोज हम उसको 1 दे देते हैं और नो को 2 दे देते हैं। या फिर अगर हम यस और नो के अलावा हम ज़्यादा कैटेगरीज भी बना सकते हैं कि हाँ, नहीं, पता नहीं। तो इसमें हम 0 1 2 के रेटिंग स्केल्स को जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर एंड में इनकी स्कोरिंग करना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड करके इनकी स्कोरिंग कर ली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो रेटिंग स्केल्स काम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि असेसमेंट जब हमने या मेजरमेंट एटीट्यूड्स की करनी होती है तो उसमें कौन कौन से जो टूल्स हैं या कौन कौन से रेटिंग स्केल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो सबसे ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है थर्स्टन्स रेटिंग स्केल। तो सबसे पहला जो अब आज हम स्टडी करेंगे वो है थर्स्टन रेटिंग स्केल, जो कि 1931 में इस्टेब्लिश किया था या बनाया था थर्स्टन ने। ठीक है, और इसमें जो है वो डिफरेंट कंटेंट्स या डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो इंडिविजुअल के रवैयों को मेजर किया गया। जो डिफरेंट टॉपिक्स या कंटेंट जो है उसने यूज़ किए, उनमें
जो मेनली है क्या है, वार के बारे में लोगों का क्या रवैया है उसके बारे में इसमें आइटम्स बनाए गए और उसकी मेजरमेंट के लिए लोगों से सवाल पूछे गए। फिर कम्युनिज्म के बारे में लोगों का रवैया या उनका एटीट्यूड क्या है। इसके अलावा जो है डिसिप्लिन के बारे में कि लोग जो है वो डिसिप्लिन लाइफ के बारे में उनकी क्या नज़रियात हैं, क्या एटीट्यूड है उनका। उसके बाद क्या है कि ब्लैक रेसिज्म के, ब्लैक रेस के बारे में लोगों के एटीट्यूड्स क्या हैं। जब ये थर्स्टन ने बनाया तो उसमें उसने इन सारे कंटेंट्स को सामने रखते हुए इन कंटेंट्स के हिसाब से उसने अपना जो है वो रेटिंग स्केल बनाया। फिर उसके बाद डेथ सेंटेंस, ये भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर टॉपिक था, एक कंटेंट था कि जो सजाए मौत होती है उसके बारे में जो है उसका लोगों का रवैया क्या है। फिर उसके बाद उसने रिलीजन के बारे में, चर्च के बारे में लोगों के डिफरेंट किस्म के जो एटीट्यूड्स हैं उसको देखने की उसने जब ज़रूरत महसूस की तो उसने अपना ये रेटिंग स्केल बनाया। उसका ये जो रेटिंग स्केल है इसको हम 11 पॉइंट रेटिंग स्केल कहते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने अभी आपको बात की कि यस या नो या लाइकिंग या डिसलाइकिंग जब किसी भी रिस्पोंडेंट की पूछनी होती है तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। उसने लाइकिंग और डिसलाइकिंग को डिवाइड कर दिया 11 पॉइंट्स में, और उसके हिसाब से जैसे कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, कोई चीज़ ज़्यादा ना पसंद है, कोई चीज़ बहुत ही अनबेयरेबल है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है, तो इस तरह से उसने इंटेंसिटी के हिसाब से जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग को 11 पॉइंट में डिवाइड कर लिया कि एक एक रवैया किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, एक रवैया किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है, कोई जो है वो दरमियान में है, बैलेंस में है, बिल्कुल मिड में। तो इस तरह से 11 दर्जे उसने जो है या 11 लेवल्स उसने बनाए जिस पे रिस्पोंडेंट्स जो है वो अपनी राय देता है। अब जो थर्स्टन का ये रेटिंग स्केल था इसके अंदर जो इसको उसने डेवलप कैसे किया, उसमें डिफरेंट उसने फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनजर रखे और उनके अकॉर्डिंगली उसने जो है वो अपना रेटिंग स्केल डिटरमिन डेवलप किया। वो क्या था, नंबर 1 कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या टॉपिक। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर टॉपिक्स बताए हैं ना कि किस उसने लोगों के रवैये इस इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में उसने जानने के लिए ये अपना रेटिंग स्केल बनाया था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कलेक्शन की आइटम्स की उस टॉपिक से रिलेटेड, कि उस हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो उसने आइटम्स को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने एक पूरी टीम बनाई जजेस की जिन्होंने उन आइटम्स को जज किया, ठीक है, और उनकी स्क्रूटनी की, और उस स्क्रूटनी के बाद फिर क्या है, और उसके बाद उनको उनका एनालिसिस किया गया उन सारे आइटम्स का, और उसके बाद उसको फाइनलाइज कर दिया गया। और जब ये सब चीज़ें, ये पूरा प्रोसीजर हो गया तो उसको फिर उसने रेटिंग स्केल की सूरत में पब्लिश कर दिया। तो इन सारे स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए थर्स्टन ने अपना रेटिंग स्केल जो है वो डेवलप किया, जो कि 11 पॉइंट्स रेटिंग स्केल कहलाता है। नंबर 2 पे हम देखते हैं लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल जो है वो सोशल साइंसेज की रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो रेटिंग स्केल है। आम तौर पे ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, लेकिन अगर कुछ रिसर्च की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको 7 पॉइंट पे भी कुछ लोग ले जाते हैं या 3 पॉइंट पे भी ले आते हैं, लेकिन इसका जो एवरेज जो बनाया गया वो 5 पॉइंट रेटिंग स्केल था। और इसमें भी थर्स्टन के रेटिंग स्केल की तरह इसमें थर्स्टन के रेटिंग स्केल्स की तरह जजेस जो हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता आइटम्स की स्क्रूटनी के लिए या आइटम्स की जांच पड़ताल के लिए, बल्कि जो रिसर्चर है वो सबसे पहले क्या करता है, वो टॉपिक को सिलेक्ट करता है। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक या सिलेक्शन ऑफ
प्रॉब्लम या जिस टॉपिक के बारे में आप एटीट्यूड को सिलेक्ट करना है, उस एटीट्यूड को मेजर करना है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो आइटम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे किए जाते हैं उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम इसको ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आइटम्स, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम या किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, उनको जो है वो जमा कर लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये कोशिश ये की जाती है कि ये जितने आइटम्स या जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपल हो और कंप्रीहेंसिबल हो, ताकि जो रिस्पोंडेंट है जिसके एटीट्यूड को आप मेजर कर रहे हैं वो आसानी से समझ के उन आइटम्स का जवाब दे सके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बिल्कुल एम्बिगुअस या जो जिनके जू मैनी जिनके मीनिंग जो है वो समझ नहीं आ रहे, उनको अनक्लियर जो होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, कि जो एम्बिगुअस आइटम या अनक्लियर आइटम है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हर हर आइटम के बारे में रिस्पोंडेंट को जो है वो 5 पॉइंट पे अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो करना होता है। और इन ये जो 5 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो स्ट्रोंगली एग्री या स्ट्रोंगली लाइक्ड, एग्री। उसके बाद है डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, ये एक दरमियानी स्टेटमेंट है। फिर आगे डिसएग्री। इसमें आप देख रहे हैं ना कि रेटिंग स्केल का ये फायदा है कि इसमें सिर्फ यस या नो या लाइकिंग या डिसलाइकिंग सिंपल उससे हट के इंडिविजुअल को मौका मिल जाता है कि अब अपने राय को ज़्यादा बेहतर तरीके से जाहिर कर सकता है। अच्छा, और अब हर जो ये पॉइंट है या हर लेवल है इसको एक अलग से वेटेज दी जाती है, जो किसी भी तरह दी जा सकती है। 1 2 3 4 5 मैंने आपको पहले बताया था ना कि न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। कोई भी रिसर्च हो या कोई भी चीज़ हो, जब कोई भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है उसको जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते तो रिसर्च के रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ काम करना होता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इसमें एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि जितने आइटम्स कलेक्ट किए हैं वो सारे उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो जब वो आइटम जो है रेलिवेंट हैं और वो उस कॉन्सेप्ट को मेजर भी कर रहे हैं, उस एटीट्यूड को मेजर भी कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये इंटरनली वैलिड हैं। और उन आइटम्स को फिर शामिल करके तो ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल जो लिकर्ट का है ये बनाया जाता है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा रिसर्च में सोशल साइंसेज में यूज होने वाला रेटिंग स्केल है। अच्छा, एटीट्यूड के मेजरमेंट के लिए जो तीसरा रेटिंग स्केल है वो है ऑसगुड्स रेटिंग स्केल। ये ऑसगुड ने डेवलप किया। ये सारे जो रेटिंग स्केल्स हैं इनके नाम इनके ऑथर्स के उस पे रखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, ऑसगुड के रेटिंग स्केल को सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी कहते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अच्छा, अब इसमें ये 1957 में बनाया गया। और इसका जो रेटिंग स्केल है ये किस चीज़ को मेजर करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट के या किसी भी आइडिया के कोनोटेटिव मीनिंग को मेजर करता है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, कि जिसको किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट या आइडिया के का कोनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। अच्छा, एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर वर्ड जो है उसके जो है वो 2 मीनिंग होते हैं।
कि कोई भी लफ्ज़ है हम जो बोल रहे हैं या हमारी जो डिक्शनरी में मौजूद है या हमारी जो ज़ुबान में मौजूद है, उसके दो मतलब, टू मीनिंग्स। नंबर वन, डेनोटेटिव, और इसको हम लिटरल मीनिंग भी कहते हैं। ये वो मीनिंग है जो कि हमारी डिक्शनरी में मौजूद हैं और जो यूनिवर्सल है। हर किसी भी कल्चर में, किसी भी कंट्री में वो वर्ड्स जो कि डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं और उनका वही मीनिंग है हर कल्चर में, हर जगह पे, उसको डेनोटेटिव मीनिंग कहा जाता है। लेकिन कुछ मीनिंग्स या कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका एक सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। बल्कि हर वर्ड का कोई सब्जेक्टिव मीनिंग हो सकता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी नेशन के लिए या किसी भी कल्चर के लिए पर्सनल होता है। तो इसमें मिसाल के तौर पे हमारे घरों में भी हम देखते हैं ना कि बहुत से अल्फाज जो हैं वो, जैसे मैं पहले भी क्लास में भी मिसाल देती होती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ठंडा यख पानी पीना है, कुछ लोग कहते हैं ठंडा बर्फ पानी पीना है। अब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को कोल्ड वाटर चाहिए, लेकिन वो एक एक जो है वो लगा रहा है ठंडा यख, एक लगा रहा है ठंडा बर्फ। तो जो डेनोटेटिव में है वो है ठंडा, और जो यख है और बर्फ है वो है कोनोटेटिव। तो इस तरह से बहुत से कल्चर्स के अंदर और बहुत से घरों के अंदर और बहुत से फैमिली के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिसका जो दूसरी फैमिली से डिफरेंट होती है या दूसरे कल्चर से डिफरेंट होती है। तो इसने जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बनाया, उसका मकसद इस कोनोटेटिव या पर्सनल और सब्जेक्टिव मीनिंग को मैयर करना था। और इस मकसद के लिए उसने इस स्केल में जो है वो बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स यूज़ किए। बाइपोलर से मुराद है वो चीज़ जिसके दो एक्सट्रीम्स हों या दो अपोजिट एक्सट्रीम्स हों। तो उसने एडजेक्टिव्स को यूज़ किया। एडजेक्टिव का मतलब आपको पता है कि ऐसे नाउन जो कि किसी की खूबी या कैरेक्टरिस्टिक को बयान करते हैं। और ये बाइपोलर जो थे ये ऑपोजिट थे एक दूसरे के। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से देती हूँ, जैसे फास्ट है और इसका बाइपोलर एडजेक्टिव क्या होगा या इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्लो। गुड है तो इसका बाइपोलर एडजेक्टिव या ऑपोजिट क्या होगा, बैड। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है एक एक्सट्रीम पे, तो दूसरे एक्सट्रीम पे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है ना, आप देखेंगे सारे वो नाउन्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक को या किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर रहे हैं। तो इस तरह से उसने ऑपोजिट्स लिए, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स, और इसके साथ जो है उसने उनको रिस्पोंडेंट्स को कहा कि इनमें से हर जो ऑपोजिट है एडजेक्टिव उसको रेट करें, यानी उसको अपने नंबर दें कि वो उसको किस पॉइंट पे रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्लो है उसको उसने इस तरह से मार्क्स दिए, -3, -2, -1, 0, और फास्ट के लिए उसके क्या है, +1, +2, +3। और बिल्कुल इसी तरह सेम तरीके से -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये क्या है कि ये डिफरेंट जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो इस तरह से इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में इसकी रेटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस ऑपोजिट को और किस एक्सट्रीम एडजेक्टिव को किस दर्जे पे रखते हैं और उसको किस तरह से जो है वो आ, समझ लें कि परसीव कर रहे हैं और उसके बारे में किस तरह का जो है वो कर रहे हैं यूज़। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसकी जो ऑस्गुड ने अपनी सिमेंटिक डिफरेंशियल में जो उसने अपनी 3 डायमेंशन जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई। उसने कहा कि कोई भी जो मीनिंग है उसकी जो है वो 3 डायमेंशन होती हैं। नंबर 1 है इवेल्युएशन, कि ये देखना कि जो भी एडजेक्टिव दिया गया है कि वो क्या है, वो कैसा है, कि उसको इवेल्युएट करना। फॉर एग्जांपल, अच्छा है, गुड या बैड। नंबर 2 पे इसकी मिसाल है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्या है, ये इवेल्युएट कर रहे हैं उसके जो आइटम्स हैं। नहीं, ये यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, इसको हमने नेगेटिव लिखना था, पॉजिटिव और उसके साथ जो उसकी एक्सट्रीम अपोजिट है वो है नेगेटिव। दूसरी डायमेंशन जिसके अकॉर्डिंग उसने अपने आइटम्स को जो है वो सिलेक्ट किया वो थी पोटेंसी।
कि कोई भी जो अपोजिट है वो क्या है, उसकी शिद्दत कितनी है, उसकी फोर्स कितनी है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, स्ट्रॉन्ग, वीक, पावरफुल, वीक। तो ये क्या है, ये उसकी पोटेंसी या इंटेंसिटी को शो कर रहा है, जो उसने अपने रेटिंग स्केल के अंदर आइटम्स लिए हुए हैं उनकी। और नंबर 3 पे आ जाता है एक्टिविटी, कि कोई जो उसके आइटम जो हैं उनके अंदर ये वाली डायमेंशन किस तरह से है। एक्टिविटी कैसे शो होती है, जैसे फास्ट, एक फास्ट है तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्लो। एक एक्टिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा, पैसिव। तो इन 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसने अपने जो है वो बनाए डिफरेंट किस्म के कोनोटेटिव मीनिंग को करने के लिए, मेजर करने के लिए। और इसके जो पॉइंट्स थे वो 7 पॉइंट्स थे। 7 पॉइंट्स रेटिंग स्केल है, जैसे मैंने आपको इसके अभी वो करके बताया। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देती हूँ। आज मेरा माउस थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक 0 है और 1 2 3 माइनस में और 1 2 3 प्लस में। तो ये क्या, ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गया। यानी इंडिविजुअल जो है वो अपनी जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑस्कुट का ये जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा वैलिड समझा जाता है रिसर्च के हिसाब से। और जो है इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है वो बहुत बेहतरीन कहा जाता है इसको। और इस पे जो है किसी एटीट्यूड के, जो मैंने आपको बताया था ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें इसका जो एटीट्यूड का इफेक्टिव पार्ट, क्योंकि हम एडजेक्टिव बात कर रहे हैं ना, इफेक्टिव हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। इफेक्टिव पार्ट और उसका जो कॉग्निटिव पार्ट है, वो दोनों इस जो इसका डिफरेंशियल सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, उसे ये वाले दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं एटीट्यूड के, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेजर किए जा सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा था ना बिहेवियरल एस्पेक्ट है तीसरा। तो ये जो 2 इफेक्टिव और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इसके सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेजर किए जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 4th एंड लास्ट है वो है बोगार्डस। बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल। ये बोगार्डस ने डेवलप किया और उससे उसने किस मकसद के लिए किया, कि उसने डिफरेंट जो नेशंस थी उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था उन उसको मेजर करने के लिए, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट नेशंस, के मुख्तलिफ कौमों के लोग आपस में किस तरीके से या वो एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, एक दूसरे, ये डिस्टेंस देख लेना, कि वो एक दूसरे से करीब रहना चाहते हैं या एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं या उस रिलेशनशिप को बस सिर्फ बुराए नाम लेके चलना चाहते हैं, या रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते दूसरी नेशन के लोगों के साथ। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए उसने जो है वो ये वाला पैमाना बनाया या रेटिंग स्केल बनाया। और इससे उसने ये देखा कि मुख्तलिफ जो नेशंस हैं उनके अफराद आपस में एक दूसरे के लिए उनके जज्बात क्या हैं, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, या किस तरह से है। तो उनके आपस में एक दूसरे के जो एटीट्यूड्स हैं उनको जो है वो इस से उसने मेजर किया। और इसको उसने जो रेटिंग स्केल था उसके उसने 7 पॉइंट्स बनाए। और उन 7 पॉइंट्स पे उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अभी हम देखते हैं, कि इसमें जो ये 7 पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली जो रिस्पोंडेंट है या जो इंडिविजुअल है वो अपनी राय का या अपने एटीट्यूड का इजहार करता है। और इसमें सबसे बड़ी जो एक मेन चीज़ ये है, जो समटाइम इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कि इसमें जो 7 पॉइंट्स में से ओनली जो 1 है वो नेगेटिव पॉइंट है और बाकी सारे जो हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यानी एक पॉइंट जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड को मेजर करता है और 6 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को मेजर करते हैं। कि किसी भी कौम का के फर्द का दूसरे कौम के फर्द के बारे में जो मुस्बत रवैया है वो 6 पॉइंट से मेजर हो रहा है, और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिससे नेगेटिव रवैया जो है वो मेजर हो रहा है।
तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसपे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये फिर जो है इसका जो रिजल्ट है वो बायस हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके जो 7 सोशल डिस्टेंस के रेटिंग स्केल्स के आइटम्स हैं वो क्या क्या है। उसमें ये देखना कि आप क्या दूसरी जो नेशन के लोग हैं उनको आप इस हद तक पसंद करते हैं कि उनके साथ आप शादी कर सकते हैं, आप उनके साथ मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो बना सकते हैं इतना इंटीमेट। दूसरे नंबर पे है कि नहीं, उनको आप सिर्फ नेबर्स के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरी नेशन के लोगों को। तीसरा जो इसका लेवल है वो ये है कि उसको आप अपने वर्क प्लेस पे अपने कोलीग के तौर पे जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरी नेशन के लोगों को। फिर नंबर 4 पे आ जाता है कि आप उसको सिर्फ फ्रेंड बनाना चाहते हैं, उससे आप फ्रेंडशिप के हद तक अपनी जो है वो ना दोस्ती रखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें ना क्लोजनेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। उसके बाद क्या है कि जो उसको सिर्फ आप अपने मुल्क का शहरी जो है इस हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आपके मुल्क का एक फ़र्द बन के रहे, बस उसका आपके साथ उस तरह से कोई रिलेशनशिप ना हो। उसके बाद नंबर क्या है कि आपने सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है आपने कंट्री में, उसकी सिटीजनशिप भी ना हो, बस सिर्फ वो आपके एज अ विजिटर आपकी कंट्री में आया है और आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपका ये एटीट्यूड है उसकी तरफ कि मैं इससे ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नंबर 7 पे है कि उसको अपने मुल्क से निकाल देना, कि अपने कंट्री में उसको बर्दाश्त भी नहीं करना। तो ये देखें, ये सिर्फ एक जो है वो माइनस में आता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड आता है, बाकी सारी ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है कि क्लोज रिलेशनशिप से आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस ज़्यादा करते करते जो बोगार्डस है उसको वहाँ तक ले जाता है कि उसको हमने अपने मुल्क में भी बर्दाश्त नहीं करना। तो ये उसका सोशल डिस्टेंस का रेटिंग स्केल है जो उसने डिफरेंट नेशंस के लोगों का आपस में इंटरेक्शन या आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको मैयर करने के लिए बनाया। तो ये 4 मेन रेटिंग स्केल्स थे जो कि एटीट्यूड्स को मैयर करने के लिए सोशल साइकोलॉजी में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। होपफुली इट विल गिव यू बेनिफिट। इफ सो प्लीज़ like my video, share it and subscribe to my channel. Thanks for watching.